नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है ना? तो चलिए, आपके एग्ज़ाम जल्दी ही नज़दीक आ रहे हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आपके विज्ञान के सारे चैप्टर्स मैं क्लियर करवाऊंगी और उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए, आज हम आपके क्लास 10th विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस पूरे चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, होती क्या है ये रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, जब भी किसी की कोई भी परिस्थितियाँ चेंज होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके गर्मियों के टाइम पे अगर आप दूध को बाहर रख दो तो वो दूध में क्या परिवर्तन होता है, उसमें ये होता है कि वो फट जाता है या फिर उसका दही जम जाता है। तो इसी तरीके से जो परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, जैसे कि अंगूर का किशमिश में परिवर्तन हो जाना और भोजन पकने के बाद अच्छे खाने योग्य बन जाना, इस तरीके से जो परिस्थितियाँ चेंज होती हैं उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझाया गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है और उस मैग्नीशियम रिबन को एक संग उससे घिस के, जो एक मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से अपन घिस के और फिर उसको जलाया गया है। जलने के बाद जो उसकी राख होती है वो उस तरीके से इस बाउल में आ गई है। तो वो जो राख है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गई। तो इसी तरह ये परिवर्तन हुआ, तो इसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप ये देखेंगे कि एक परख नली ली गई है। इस परख नली में कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया है और उस अम्ल में इन्होंने जस्ते के कुछ टुकड़े डाले हुए हैं। जैसे ही जस्ते के टुकड़े डाले, आप ये देख रहे होंगे बबल्स के रूप में कुछ गैस निकली, जिस गैस का नाम था H2, हाइड्रोजन गैस। और जब हमने इसे टच किया तो इसका तापमान में भी चेंज हुआ, ये गर्म हो गया। तो इसी तरीके से कुछ चेंजेस होना और चेंज होने के बाद उसकी अवस्था, रंग, गैस, इस तरीके से परिवर्तन हो जाना, तापमान में परिवर्तन हो जाना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं और यही परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब इन परिवर्तनों को अपन किस रूप में लिख सकते हैं विज्ञान में, तो उस रूप को लिखने को कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि आप कुछ भी काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दूध को दही के रूप में परिवर्तन करते हैं, तो अपन अपनी हिंदी भाषा में कह देते हैं कि हमने दूध लिया, उसके अंदर हमने कुछ पदार्थ डाला और वो दही में चेंज हो गया। ये हमारा हिंदी में बताने का तरीका है। इसी तरीके से विज्ञान में भी बताने का जो तरीका होता है कि हमने क्या क्या किया और उससे क्या परिवर्तन आया, उस तरीके को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले जब हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया था तो उसमें क्या लिया था, मैग्नीशियम रिबन लिया। और जब उस रिबन का ऑक्सीजन, जो वायु में ऑक्सीजन है, उसके साथ उसको जलाया गया तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। ठीक है, अब समीकरण को कैसे लिखते हैं, ये देखिए, मैग्नीशियम का साइन होता है Mg और ऑक्सीजन का साइन होता है, मैग्नीशियम का साइन हो गया Mg, ऑक्सीजन का हो गया O2, तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना MgO। ठीक है, अब आता है कि संतुलित समीकरण क्या होते हैं। संतुलित समीकरण सीधी सी बात है, जब आप कोई समीकरण बनाओगे तो इस समीकरण में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप इधर की जो चीज़ें जो आप ले रहे हैं और जो निकल के आ रहा है वो, तो आप ये ध्यान देंगे कि जो आप ले रहे हैं इसको हम बोलते हैं अभिकारक, और जो चीज़ निकल के आती है ये कहलाती है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों में जो मतलब देखा जाता है कि वो संतुलित कैसे हैं, वो देखिए मैं बताती हूँ कैसे देखते हैं। जैसे कि हमने ये लिखा, ये वाला जो सूत्र है, हमने यहाँ पे जो भी काम हो रहा है कि हमने एक रॉड ली, उस एक परख नली ली, उसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जस्ते को मिलाया, तो वही चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई गई है। सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक को मिलाया, तो इन दोनों को मिलाने से जिंक सल्फेट बना और साथ में एक हाइड्रोजन गैस बनी। तो ये हमारा पूरा कार्यक्रम 1.3 आपको क्वेश्चंस मतलब उसमें दिख रहा है। अब इसको विज्ञान के रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, ZN जो, देखिए मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा।
क्लियर करके देखिए। अब हम ये कैसे पता करें कि ये संतुलित समीकरण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे जिंक है, तो जिंक को हम Zn में रिप्रेजेंट करते हैं। तो Zn और प्लस हमने उसमें क्या मिलाया था, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब सूत्र होता है H2SO4। इसी तरीके से बच्चों आपको सारी चीज़ों के इस तरीके से सूत्र याद करने पड़ेंगे, तभी आप इन समीकरणों को लिख पाएंगे। ठीक है, तो जिंक होता है Zn का साइन और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। ठीक है, उसके बाद हमको जो मिला वो होता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको ये पता करना है कि ये एक मतलब संतुलित समीकरण है या नहीं है। तो ये कैसे पता करते हैं, तो देखिए इन समीकरणों के नीचे ये आपको संख्या दिख रही होगी, दिख रही है। ये संख्या क्या कहलाती है, इस संख्या को परमाणुओं की संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे ये वाले जो इस साइड की जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अभिकारक। ठीक है ना। और ये वाली जो चीज़ें ये क्या कहलाती हैं, उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद इन दोनों में परमाणुओं की संख्या चेक की जाती है हर एक अवयव को देख देख के। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि ये समीकरण संतुलित है। तो देखिए यहाँ पे जिंक कितना है, इसके परमाणुओं की संख्या है 1, और यहाँ पे बराबर का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 प्लस का साइन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पे SO4 की संख्या कितनी है, 4, और यहाँ पे SO4 की संख्या कितनी है, 4। ठीक है ना। देखिए Zn यहाँ पे भी एक परमाणु है, यहाँ पे भी एक परमाणु है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ पे भी 2 परमाणु। SO4 के 4 परमाणु, यहाँ पर भी 4 परमाणु। तो टोटल कितने परमाणु हो गए ये, देखिए 4, 5, 6, 7, तो 7 बराबर 7। तो जब ये दोनों अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर आ जाती है तो वो समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक शीट बनाई है, और आप चाहें तो इनको भिन्न भिन्न भी कर सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। SO4 को आप भिन्न भिन्न भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे S है, ये भी एक है, S का परमाणु भी एक है, तो यहाँ पे एक और जोड़ लेंगे, और यहाँ पे भी S का परमाणु भी एक है। तो टोटल यहाँ पे 8 मतलब पूरी वो आ गई। तो ये एक संतुलित समीकरण है। अब ये बताने का कुछ तरीका जो इन लोग यहाँ पे कुछ होता है वो देखिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे। इन्होंने एक सारणी बनाई है, उस सारणी में यहाँ पे लिखे हैं तत्व कि कौन कौन से तत्व यूज़ किए जा रहे हैं, फिर अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और फिर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। इन दोनों की संख्या को इस तरीके से बांट के और फिर लिखा जाता है, फिर एक संतुलित समीकरण का निर्माण हो जाता है। बच्चों आपके एग्ज़ाम में भी पता करने को आता है कि रासायनिक की समीकरण संतुलित समीकरण है या नहीं, तो आप भी इस तरीके से सारणी बना के हर एक परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों की भी और उत्पादकों की भी निकाल के उनको दोनों को बराबर अगर वो आते हैं तो वो एक संतुलित समीकरण कहलाता है। अब अगर कोई आपको असंतुलित समीकरण दे दिया जाए तो उसको भी संतुलित करने का हम प्रयास कर सकते हैं। इसी तरीके से सारणी बना के कहाँ पे सबसे पहले इन सभी समीकरणों को एक कोष्टक में बना लेते हैं, और फिर उन कोष्टकों को भिन्न भिन्न करके ड्रग हिट एंड ट्रायल विधि के साथ हम हर एक परमाणु को संतुलित कर सकते हैं और एक असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। और आप एक चीज़ समझिए कि इसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत को कैसे लिखते हैं रिएक्शंस में। तो जो भी रासायनिक समीकरण बनता है उसके एरो के ऊपर टेम्परेचर
और कौन कौन से माध्यम यूज़ किए गए हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, दाब, इस तरीके की चीज़ों को आप इन साइन के ऊपर लिखा जाता है। ये इसकी भौतिक अवस्था के संकेत को दर्शाना होता है। तो चलिए अब हम इस 1.1 के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इनको भी साथ के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। नंबर 1, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन था जो, उसको क्यों साफ किया गया था रेगमाल से, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए जो मैग्नीशियम होती है वो बहुत एक अभिक्रियाशील धातु होती है। अभिक्रियाशील धातु मतलब क्या होता है, मतलब वो जब वायु के संपर्क में आती है तो उसमें बहुत जल्दी एक परत चढ़ जाती है, जैसे लोहे पे जंग आ जाती है ना, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही उसके ऊपर भी ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है। तो अगर आप कोई अभिक्रिया करोगे तो उस परत को हटा के ही तो करोगे ना, तो इसीलिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वह अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पहले ही एक परत तैयार कर लेती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को रोकती है, इसीलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन से इस परत को हटाया जाता है। समझ गए ना? तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि आपको ये सिचुएशंस दी गई हैं, ये 3 रासायनिक समीकरण दिए गए हैं। ये बोल रहे हैं ये अभिक्रिया हैं, रासायनिक अभिक्रिया हैं। इन अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण में आपको, संतुलित समीकरण में आपको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स टू का साइन है यहाँ पे। ये तो जो हमारे ये वाले पार्ट हैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो ये हो जाता है अभिकारक और ये होते हैं उत्पाद। तो अब हमको बस इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो आप देखिए मैं आपको बताती हूँ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो आपको इन सब के वो पता होने चाहिए सूत्र। तो देखिए हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, और इसका हमको क्या बनाना है, संतुलित समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2, बनाना क्या है, हाइड्रोक्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोराइड में HCl, ये हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है। तो 2 परमाणु H के, तो 2 परमाणु H के, 2 परमाणु क्लोरीन के, 2 परमाणु क्लोरीन के। तो क्या ये एक संतुलित समीकरण है, बताओ बच्चों? जी हाँ, ये एक संतुलित समीकरण है। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं सेकंड वाला, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है BaCl2, BaCl2, और एल्यूमिनियम सल्फेट का AlSO4, AlSO4। और फिर इससे क्या निर्मित होता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। तो इस तरीके से ये वाला भी एक संतुलित समीकरण है। अब थर्ड की बात करते हैं कि सोडियम प्लस जल। सोडियम का सूत्र होता है Na और जल का H2O। तो बना क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, और प्लस हाइड्रोजन H2। अब आप बच्चों ये ध्यान रख रहे होंगे कि यहाँ पे SiAq ये सब क्या है। तो ये सब है कि S मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में है, और AQ का मतलब होता है विलयन है, मतलब कुछ लिक्विड फॉर्म में है। इस तरीके से ये उसका एक फॉर्म बताते हैं कि कौन की किसकी कैसी फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हमको अभिक्रियाओं के लिए एक अवस्था दे दी है और उससे हमको रासायनिक समीकरण बनाना है। तो कैसे, ये देखिए अवस्था क्या दी है कि जल में बेरियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण बनाते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड, तो सबसे हमने क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड, और AQ मतलब क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में, क्या बोल रहे हैं, जल में। तो और साथ में क्या लिया है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का ये रहा Na2SO4, ये भी के विलयन में। तो विलयन मतलब ये भी क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है। तो दोनों के
आगे कोष्टक में AQ लिख दिया। और ये अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं। तो BaSO4 ये क्या है, ये क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का विलयन में NaCl ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। ठीक है, और ये क्या कैसे बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं, तो ये हो गया AQ। और अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तो अघुलनशील है तो मतलब वो कैसी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो BaSO4 ये हो गया बेरियम सल्फेट का सूत्र, और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे S लिख दिया। अब हम सेकंड सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, तो NaOH ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और विलयन है तो AQ, प्लस इसके साथ क्या है मिला हुआ है, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में, ये भी क्या है, जल में, तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरीन HACl, और ये विलयन है तो AQ आ गया। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, तो NaCl ये हो गया सोडियम क्लोराइड, और प्लस H2O जल बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके ये तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के कुल 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है संयोजन की अभिक्रिया, और फिर वियोजन की अभिक्रिया। सीधी सी बात है, संयोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जोड़ना, और वियोजन का मतलब किसी भी चीज़ का टूटना। तो देखिए, इसमें सीधी सी बात करते हैं कि संयोजन की अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि संयोजन की अभिक्रिया मतलब संयोजन, किसी भी चीज़ का जुड़ना, एक होना। तो आप देखिए, जब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है ना, 2 अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसको संयोजन की अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने बिना बुझा हुआ चूना लिया है, जिसका सूत्र होता है CaO, और यहाँ उसको जल के साथ मिलाया है H2O, तो वो बुझा हुआ चूना बन जाता है CaOH2 प्लस उसके साथ हीट निकलती है। ये ऐसा कुछ आपके घरों में भी होता है, पता है कहाँ, आपने कभी भी अपने घर में कलई करी है जो दीवारों पे वाइट कलर की जाती है पुराने घरों में। जी हाँ, जब उस कलई को हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जब उस कलई को हम रात भर पानी में मतलब भिगोते हैं तो वो पानी खौलने लगता है बिना किसी गैस के, तो वो वहाँ से वो ऊष्मा उत्पन्न होती है और सुबह जाके हमको बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है जिससे दीवारों, ये देखिए ये समझाया गया है, इसमें साफ साफ बोल रहे हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से 2-4 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जिससे वो दीवारों की पे चमक आ जाती है, तो इसका सूत्र कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये देखिए कोयले का दहन, इसमें भी संयोजन की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना, इसी तरीके से आगे भी और उदाहरण बताए हैं। ये देखिए, ये हो रहा है जल का निर्माण। जल के निर्माण में भी संयोजन की अभिक्रिया होती है। जल में हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं 2A2H2O। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि संयोजन की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ईजिली से समझा सकते हैं कि, तो बच्चों अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि संयोजन की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं क्या, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो वो अभिक्रिया संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है। देखा कितना इजी है। और इसी के साथ अगर इस अभिक्रिया के दौरान कोई ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती हैं कि जब उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उसे
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है उसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना। इसी तरीके से ये आप देखिए, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और देखिए जो साग सब्जियां होती हैं, वनस्पति द्रव्य होता है, उसको विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। तो आप समझ गए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए अब आता है वियोजन की अभिक्रिया किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, वियोजन मतलब किसी भी चीज़ का टूटना, अपघटन जब होता है तो वियोजन की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे देखिए ये लड़की क्या कर रही है, इसने एक क्वथन नली में फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लिए हैं और उसको ये जला रही है, तो इसको एक कुछ ऊष्मा सी महसूस हो रही है, कुछ गैस सी निकलती हुई दिख रही है उस क्वथन नली में से। तो आइए इसको हम रासायनिक समीकरण से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे उस लड़की ने यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अभिकारक तो सिर्फ एक है और उत्पाद कई सारे हैं। तो इसी तरीके से एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो वो एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो उसे वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ना, जब एक ही अभिकारक टूटकर विभिन्न उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उस लड़की ने फेरस सल्फेट लिया था ना अपनी नली में और उसको ऊष्मा दी थी, ऊष्मा देने के बाद वो फेरिक ऑक्साइड में बदल गया था। तो ये कुछ फेरिक ऑक्साइड का पूरा सूत्र है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखिए, यहाँ पे चूने का पत्थर लिया गया है जिसका जो एक सॉलिड फॉर्म में है, CaCO3, S मतलब सॉलिड फॉर्म में है, उसको ऊष्मा दी गई है तो वो बुझा हुआ चूने के निर्माण दिया। तो वो बुझा हुआ जो चूना है उसी को हम सीमेंट कहते हैं और वो एक ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे वहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही थी, ऐसे ही यहाँ पे ये ऊष्मीय वियोजन हो रहा है क्योंकि इसमें ऊष्मा दी जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लेड नाइट्रेट को लिया गया है और उसको ताप दिया गया है, जिससे लेड नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये तीनों का निर्माण होता है। तो ये थोड़ी टफ ज़रूर लगेगी, पर अगर आप इन अब समीकरणों को अच्छे से समझकर कॉपी पे उतारेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको अपने टीचर्स के साथ मिलकर अपने स्कूल की लैब में भी कर सकते हैं। जैसे ये जल का विद्युतीय अपघटन, इसमें ये जितना भी किया गया है ना, ये सब अपनी मैडम के साथ मिलकर ज़रूर करिएगा। इसको कुछ प्रयोग कहते हैं। अब देखिए मैं इसकी बात करती हूँ जिसमें ये दोनों चीज़ों को दोनों वियोजनों को समझाया गया है। आपको याद है ना वियोजन किसे कहते हैं, जहाँ पर एक ही अभिकारक टूटकर विभिन्न उत्पादक बनाता है। तो देखिए जहाँ पे चाइनीज़ डिश में सिल्वर क्लोराइड लिया गया है, सिल्वर क्लोराइड लेकर उसको धूप के ताप पे रख दिया है। तो ये देखिए ये रहा सिल्वर क्लोराइड लिया, इसको यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लिया गया है जिसको सूर्य के ताप पे रखा, जिससे आपको सिल्वर और प्लस क्लोराइड विभिन्न उसमें मिलेंगे। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड भी लिया गया है, तो ये भी अभिक्रिया कर इस तरीके से विखंडित हो गया। तो ये सब वियोजन अभिक्रिया में ही आते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो चलिए अब मैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाती हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो देखिए सीधी सी बात है, जो X का नाम है वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड और इसका सूत्र होगा CaO।
सेकंड की बात करते हैं, ऊपर लिखे एक में एक्स पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया कीजिए। तो इसका सूत्र है CaO प्लस H2O, CaOH2 और ये बन गया हमारी ये। अब आप ये बताइए कि कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? जी सही पहचाना, ये है संयोजन की अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड की बात करते हैं कि क्रियाकलाप 1 में परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी और दोगुनी गैस के नाम पे कैसे हो गई? तो देखिए, जल में जो जल होता है उसमें H2O होता है। H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। जल में विद्युत अपघटन के दौरान परख नली में एकत्रित गैस हाइड्रोजन की मात्रा दूसरे परख नली में गैस की ऑक्सीजन की मात्रा से दोगुनी होती है। परख नली में एकत्रित गैस H2O होती है, ठीक है ना। इस तरीके से वो उसकी दुगनी मात्रा में हो जाती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आगे बात आती है कि विस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है। क्या होती है विस्थापन की अभिक्रिया? तो चलिए इसको मैं आपको इसमें दिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पे हमको दो इस तरीके से ये देखिए, ये परख नलियाँ लेनी है हमको दो। इन परख नलियों में हमको कॉपर सल्फेट का विलयन भरना है। कॉपर सल्फेट का विलयन, एक परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन और एक प्योर कॉपर सल्फेट, और दूसरी में भी कॉपर सल्फेट का विलयन। ए और बी ये 2 परख नलियाँ हैं। इसमें हम 2 ये लोहे की कीलें लेंगे। इन कीलों को अच्छे से रेगमाल से रगड़ कर बढ़िया चमका कर इसकी परख नली बी में डाल देंगे। ठीक है, परख नली बी में डालने के बाद आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि ये वाली जो नली है, ये वाली जो कीलें हैं, इसमें ये कील वो है जिसको परख नली में नहीं डाला गया, और ये कील वो है जो परख नली में डालने के बाद बाहर निकाली गई थी। तो देखिए क्या क्या चेंज आया। सबसे पहली बात तो जो कील थी उसमें पूरी में ब्राउन कलर की कॉपर विलयन से बाहर निकालते ही लोहे की कील ब्राउन कलर की हो गई। और किस में डाली थी? इस वाले बीकर में, बी नंबर की परख नली में डाली थी। तो बी नंबर की परख नली में डालने के बाद हमने देखा कि पहले जो कॉपर का विलयन था, कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे ही उसमें वो चली गई कील लोहे की, तो वो विलयन ऐसे कुछ ब्राउन कलर का हो गया और कील भी ब्राउन कलर की हो गई। तो ये लोहे की कील का रंग भूरा हो जाना, कॉपर सल्फेट के रंग नीले से मलिन हो जाना, ये जो क्रिया होती है इसमें क्या होता है कि लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर के साथ विलयन मतलब कुछ ऐसा कुछ किया कि उसको विस्थापित कर दिया, मतलब उस कलर से वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया। तो इसी तरीके से कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया और हटा दिया उस कॉपर को। तो इस अभिक्रिया को विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ का विस्थापन हो जाना, पहले वो ऐसी थी उसके बाद वो इस तरीके की हो गई। तो इसको हम रासायनिक समीकरण के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये कॉपर सल्फेट लिया है और ये यहाँ पे ये आयरन सल्फेट निकल के आया है। तो और ये आयरन का सूत्र है, Fe मीन्स आयरन कॉपर सल्फेट के साथ मिला तो इसने आयरन सल्फेट बनाया और अलग से कॉपर का जो विलयन था वो अलग निकला। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आई। उसके बाद इस अभिक्रिया में के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे ये देखिए, ये जिंक सल्फेट, इसके जिंक के मतलब कुछ अणुओं को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो जिंक सल्फेट बन गया। इसी तरह पोटेशियम सल्फेट को डाला तो ये लेड को डाला और जिंक को डाला, ये सब धातुएं ही तो हैं, ये लोहा है, ये तांबा है, इस तरीके से ये पीतल है, इन सब चीज़ों को डाला तो इन्होंने इनके साथ ये सल्फेट ने क्रिया करी। तो क्रिया करने का मतलब है कि उसको विस्थापित कर दिया, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन की अभिक्रिया कहा जाता है।
ठीक है ना। अब द्विविस्थापन की अभिक्रिया के बारे में आप क्या बोलेंगे? तो द्विविस्थापन की अभिक्रिया में क्या होता है कि दोनों तरफ के उत्पादक और परमाणु, ये परमाणु है ये उत्पादक है, इन उत्पादक और परमाणुओं के अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब जैसे कि आप ये देख रहे हो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड में सिर्फ ये वाले आयन है ना, ये Ba के साथ इसको जोड़ दिया और इसके साथ इसको जोड़ दिया, मतलब आयनों का जो इसके साथ मिले हुए हैं उनका विस्थापन हो जाता है, तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट था तो यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड के साथ मिल गया, मतलब बेरियम का क्लोराइड सोडियम के साथ मिल गया और बेरियम के साथ इसका सोडियम सल्फेट का सल्फेट मिल गया। तो जो ये पीछे पीछे के आपको दिख रहे हैं ना, ये पीछे पीछे के ये क्लोरीन और ये सल्फेट, ये जाके उनके साथ मिल जाते हैं। तो ये हो गई हमारी द्विविस्थापन की अभिक्रिया। अब हम आते हैं उच्चयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन क्या होता है? तो आप समझिए उपचयन और अपचयन बहुत ही सिंपल सी आप बात करें तो आप ये देखिए कि कॉपर के चूर्ण की सतह पर कॉपर क्लोराइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काली परत क्यों चढ़ी? तो देखिए बताते हैं। देखिए उपचयन और अपचयन, देखिए अब हम बात करते हैं उपचयन और अपचयन। इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए उपचयन, उप मतलब ऊपर और अप मतलब नीचे, इसके हम आगे आगे शब्द से इसकी परिभाषा याद की जा सकती है। देखिए अब मैं बताती हूँ कैसे। जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब ऊपर की ओर जाना, तो उसको उपचयन कहते हैं। और जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन बोलते हैं। अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है और उपचयन में ऑक्सीजन का विस्तार होता है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये वाली जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में ये कॉपर के साथ जब ये क्रिया करता है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। Cu के साथ O आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये उपचयन हो रहा है। और इस वाले रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन था और यहाँ पे ये ऑक्सीजन चला गया। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। Cu कॉपर के साथ ऑक्सीजन था ना, ये दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं है, तो ये अपचयन की रिएक्शन हो गई और ये उपचयन की हो गई। तो याद रखिएगा, अप मतलब ऑक्सीजन की कमी होना और उप मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। तो ये होती है प्रक्रिया उपचयन और अपचयन। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसको, और आप इधर से समझ सकते हैं अच्छे से। ये देखिए ये वाली में हो रहा है उपचयन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। H के साथ O नहीं था, आप इधर देखेंगे तो O लग गया, और इसमें ये प्रक्रिया अपचयन हो रही है। ठीक है ना। अपचयन में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता और उपचयन में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, इन अभिक्रियाओं को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस टाइप से हैं। ठीक है ना। चलिए अब आता है संक्रमण, संचारण। अब संचारण किसे बोलते हैं? तो देखिए जब किसी के कोई संपर्क में आता है तो उसको हम संचारण बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे चांदी की परत पे काली परत आ जाती है, तांबे की परत के ऊपर हरी परत आ जाती है ना। ये सब संचारण के उदाहरण होते हैं। ठीक है। अब हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर आप देखते हैं क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 को समझते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको समझाया था। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब होगा ऊपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। तब ये हुआ होगा कि जो कॉपर है वो सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, किससे? फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है ना। कोई भी चीज़ किसी के साथ डूबती है तो वो उसके साथ रिएक्ट करती है और वो चीज़ चेंज हो जाती है। तो देखिए कैसे, Fe
और ये हमारा कॉपर सल्फेट है। तो जब इसके साथ मिलाया तो फेरस सल्फेट बन गया और फिर कॉपर अलग हो गया, जो कॉपर का विलयन था। तो मेन है इसका निर्माण करना, किसका? फेरस सल्फेट का निर्माण। किससे? सिर्फ फेरस और कॉपर सल्फेट से जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये निकल के आता है। अब आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है कि 1.10 में जो क्रियाकलाप बताया है द्विविस्थापन की अभिक्रिया, उसका उदाहरण बताना है। तो देखिए सिंपल सी है कि ये हमने ये रिएक्शन बनाई है, तो इसमें क्या हो रहा है? द्विविस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। बेरियम के साथ बेल्जियम का निर्माण हो रहा है। तो बेरी बेल्जियम बनता है और ये इसके साथ ये रिएक्शन करके ये द्विविस्थापन की अभिक्रिया हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया है कि ये जो अभिक्रियाएं हैं इसमें उपचयित और अपचयित पदार्थों की हमें पहचान करनी है। तो सिंपल सी बात है कि मैंने बताया था कि उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे Na है, तो ये देखिए ये Na के साथ यहाँ पे O लग गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये प्रक्रिया हो रही है उपचयन। तो सोडियम Na का उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए यह अपचयन हुआ। क्यों? कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या ह्रास हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो यह अपचयन की प्रक्रिया होगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ उपचयित हुआ है। जबकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसमें इसका उपचयन हो रहा है। तो आपको ये समझ में आए होंगे। अब आगे बात करते हैं। मैंने आपको इसके पूरे ये 1, 2 और ये 3 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे हमारे इस पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, हमको इसको पूरे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। तो देखिए बात करते हैं। देखिए बच्चों, आपकी बुक में जो ये अभ्यास है ना, मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, तो क्या आप स्टार्ट है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस अभ्यास के पूरे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस आपके एग्ज़ाम में बहुत आएंगे। जैसे ये आपको एक रिएक्शन दे दी है, मैं आपको समझाती हूँ। ये आपको एक रिएक्शन दे दिया है, तो अब इसमें आपको ये ऑप्शन दिए हैं 4 कि शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें आखिर शीशे का सूत्र क्या होता है। तो शीशे का सूत्र होता है Pb। तो देखिए Pb में यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है ना। और आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया है, तो ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। अप मतलब डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो मतलब नंबर 1 बिल्कुल सही है। दूसरी बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। क्या बताइए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है? नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, तो ये भी सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है। देखिए अब ये पूछ रहे हैं कि क्या कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन उपचयित नहीं हो रहा है। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है? लेड ऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है। तो अब देखिए, तो इसमें कौन सा वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा? उत्तर है A एवं B। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये वाली रिएक्शन में बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए कैसे हम बताएंगे। संयोजन की अभिक्रिया, संयोजन की जो अभिक्रिया होती है उसमें संयोजन की अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। और मतलब एक अभिकारक 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पादक बनाते हैं, वो होती है संयोजन की अभिक्रिया। पर यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा। विस्थापन की अभिक्रिया भी नहीं है, द्विविस्थापन की अभिक्रिया भी नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ आयन चेंज होते हैं एक दूसरे के। तो
तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और वियोजन की अभिक्रिया में एक मतलब वो होता है अभिकारक और मतलब विभिन्न उत्पादक होते हैं, पर वो भी नहीं है, तो बचा क्या, विस्थापन की अभिक्रिया। तो ये विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है क्योंकि यहाँ पे Fe विस्थापित होके बिल्कुल अलग हो गया, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये विस्थापन की अभिक्रिया है। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमने एक लोहे का चूर्ण लिया है और लोहे के चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो सबसे पहले आप ये बताइए, लोह चूर्ण को क्या बोलते हैं हम, आयरन। तो सीधी सी बात है कि और हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन है, तो आयरन के साथ क्लोरीन का मैच होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसमें नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि क्लोटीन तो कोई गैस ही नहीं बनती, क्लोटिक कुछ कोई वो नहीं होता, क्लोटीन का क्या है, तो ये नहीं है, कोई अभिक्रिया कैसे नहीं होगी। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो हर एक क्रिया होती है और आयरन लवण जल से बनता है, तो ये सब गलत है, सिर्फ नंबर 1 ठीक है। आगे की बात, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सीधा सीधा पूछा है कि संतुलित समीकरण आखिर होते क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया था कि संतुलित समीकरण मतलब जिसमें उत्पादक और अभिकारक दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। तो देखिए, उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या और अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भंग ना हो, इसीलिए एक संतुलित समीकरण का होना आवश्यक होता है। समझ में आई बात? अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 में बोल रहे हैं कि निम्न कथनों का रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या है, इससे संयोग करके अमोनिया बनता है और हाइड्रोजन सल्फेट गैस का वायु में दहन होने से जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवशेष बनता है और पोटेशियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये हमको कुछ क्या दिए हैं, मतलब कुछ अभी चीज़ें सिचुएशंस दी हैं, तो हमको इनकी रासायनिक एवं संतुलित समीकरण बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने आपको बना के दिखाए हैं और ये आपको सभी चीज़ें याद करनी होंगी, तभी बना सकते हैं। और इसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि बेरिलियम क्लोराइड का क्या साइन होता है, कैल्शियम का क्या साइन होता है। अब आप ये एक संतुलित समीकरण है या नहीं, ये मुझे आप चेक करके बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इन समीकरणों को संतुलित करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला समीकरण है ये, तो आपको इसमें करना क्या होता है, ये पूरे समीकरण को देख के इन समीकरणों में ये जो 3 लिखा है 2 लिखा है, इनको काउंट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं पहले की, तो इसमें H कितना है, 1। इधर देखिए सबसे पहले वाले समीकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पे H कितने हैं, 1 है और यहाँ पे 2, तो टोटल H कितने हो गए, यहाँ पे 3। और इधर H की बात करें तो यहाँ पे H कितने हैं, 2। तो अब इसको इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल कितने H करने पड़ेंगे आपको। अगर आप यहाँ पे 2 लगा दो, तो जैसा इन्होंने करा है बैलेंस कर दिया H के साथ, मतलब अपन को पूरा सामंजस्य बिठाना है, तो ये एज इट इज़ ऐसा का ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे जैसे ही, तो 2 इधर लगाया तो 2 H ये हो गए, 2 ये हो गए, तो ये हो गए टोटल 4। तो 4 हमको इस साइड भी बनाने होंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल सा इधर 2 लगा देंगे, तो ये हो गया संतुलित समीकरण। इसी तरह हम इसकी बात करें तो यहाँ पे NaOH, ठीक है ना, तो यहाँ पे Na कितना है, 2 है और H 2 है और यहाँ पे H कितना है, 3 है। तो अब इसको बराबर करना है तो इधर 2 लग जाएगा और यहाँ भी 2 लग जाएगा, मतलब आपको इस तरीके से ये बिठाना होगा, इधर 2 और इधर भी
2। इस वाले की बात करते हैं तो इस वाले में NaCl इक्वल है AgNO3 बिल्कुल इक्वल है ना, और ये इक्वल है। तो क्या ये एक संतुलित समीकरण है? ये बिल्कुल संतुलित समीकरण है, ठीक है ना। ये अपने आप ही हमको संतुलित समीकरण बनाया मिला है। इसकी बात करें तो बेरियम क्लोराइड ये हो गया, सिर्फ यहाँ पे 2 लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी H कितने हैं? 2 है, और यहाँ पे H कितना है? 1 ही है, तो बन गया ना। और ये क्लोराइड यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 बन गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सिंपल है, ABCD ऐसे अपन को 4 ये दिए हुए हैं, इनके हमको संतुलित समीकरण लिखना है। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इनके हमको टोटली याद करके सूत्र लिखने हैं। तो देखिए बताते हैं क्या क्या है। सिंपल सी बात है, इन सबके आपको ये याद करने पड़ेंगे बच्चों। CaHO की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये। जैसे कि C नंबर की बात करें तो C में एल्यूमिनियम का साइन 2Al होता है। कॉपर क्लोराइड CuCl2 होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये AlCl होता है, और कॉपर होता है। इस तरीके से इन सब की रिएक्शंस को याद करना पड़ेगा। और इसी तरह ये बेरियम का मैंने आपको बना के दिखाया है। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, और पोटेशियम क्लोराइड मतलब K2SO4, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड मतलब BKCl। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे समीकरणों को याद करना है और बनाना भी सीखना है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड और बेटियम आयोडाइड, इनकी अभिक्रिया करनी है, जिससे पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। इसी तरह जिंक कार्बोनेट से ये वाली प्रक्रिया करनी है, और इसी तरह हाइड्रो प्लस क्लोरीन से ये करनी है। अब देखिए, मैं इन सब के प्रकार बता के आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए, सबसे पहले इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड है और बेटियम आयोडाइड है। तो पोटेशियम के साथ आयोडाइड बेरियम का लग गया, तो ये हो गई विस्थापन की अभिक्रिया। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक अभिकारक है और कई सारे उत्पादक हैं। तो जब एक अभिकारक के कई सारे उत्पादक होते हैं तो ये हो जाती है विस्थापन की अभिक्रिया। और इसी तरह जब कई सारे अभिकारक का एक ही उत्पाद हो जाता है तो ये होती है संयोजन की अभिक्रिया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना, जो ये वाली अभिक्रिया होती है इसको बोलते हैं विस्थापन की अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका बेरियम का वो इसके साथ क्लोराइड मिल रहा है और इसका इसके साथ मिल रहा है। और जो ये वाली अभिक्रिया है ये है वियोजन की अभिक्रिया, और ये है संयोजन की अभिक्रिया। और जो ये लास्ट वाली है इसको बोलते हैं विस्थापन की अभिक्रिया। तो समझ गए ना कैसे पहचाना? ऐसे ही आप भी पहचान सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती हैं? अर्थ बताइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उत्पादक के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए, ये है अभिकारक, ये है उत्पाद, और इसके साथ क्या मिल रही है? ऊर्जा। ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है, तो ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऊष्मा तो रहती है, बाद में वो ऊष्मा हट जाती है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ ऊष्मा है, जबकि यहाँ पे ये ऊष्मा नहीं बची, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। अब पूछते हैं वियोजन की अभिक्रिया तथा को संयोजन की अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। वियोजन की अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो अलग अलग उत्पादकों का निर्माण करते हैं, वो होते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, वो होते हैं वियोजन की अभिक्रिया। संयोजन की अभिक्रिया में एक अभिकारक मिलकर
दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, तो ये आप आराम से करके आ सकते हैं। अब आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिए, सबसे पहले ये सारी अभिक्रियाएं किसकी हैं? वियोजन की अभिक्रियाएं हैं, याद रखिएगा। तो इन सभी अभिक्रियाओं में ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में प्रकाश होती हैं। तो ये सारी अभिक्रियाएं आपको याद करनी है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? तो देखिए, विस्थापन की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्वों को उसके यौगिकों से अलग अलग कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन की अभिक्रिया। जबकि इसमें दो या दो से अधिक यौगिक के आयन परस्पर विनिमय हो जाते हैं वो और नए यौगिक बनाते हैं, वो द्विविस्थापन की अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे CaSO4 के साथ Fe है, तो यहाँ Fe के साथ इसका SO4 जुड़ गया और Cu अलग हो गया। जबकि यहाँ पे आप देखिए कि NaSO4 और BaCl2 इसके साथ Ba का SO4 इसके साथ जुड़ गया और इसका इसके साथ जुड़ गया। तो ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए, ये है सिल्वर का शोधन है, सिल्वर नाइट्रेट इसका विलयन है और ये कॉपर के साथ मिलता है, तो ये क्या बनाता है? कॉपर नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, कॉपर नाइट्रेट और ये सिल्वर अलग हो गया। इसी तरह अवक्षेपण अभिक्रिया से 50 नंबर क्वेश्चन। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलय लवण प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन NaCO3 प्लस CaCl2 CaCO प्लस NaCl। ठीक है, 60 नंबर की बात करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ गया था कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। अपचयन और उपचयन मैंने बताया था। उप मतलब जिसमें ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है और अप मतलब जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको मैंने पहले बता चुके हैं, तो आप ये क्वेश्चंस ज़रूर करिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो उच्चयन और अपचयन आप अपनी लैंग्वेज में करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपके 1.2 प्रश्नावली में भी आया था कि एक भूरे रंग का चमत्कार तत्व है X। इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करके वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X के उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो X एक कॉपर है क्योंकि वो भूरे रंग का तत्व है। कॉपर को गर्म करने पर उस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। तो सीधे सीधे Ca+O2 CuO। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु को पेंट इसलिए करते हैं ताकि लोहे की सतह पर वायुमंडल की गैस और नमी के साथ संपर्क टूट जाए, जिससे कि उस पर जंग ना लगे और वस्तु लंबे समय तक उपयोगी रहेगी। ऐसे ही तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन अक्रियाशील गैस होती है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन ना हो, मतलब उपचयन मतलब उनके साथ ऑक्सीजन कांटेक्ट ना कर पाए, इसीलिए नाइट्रोजन से उनको प्रभावित किया जाता है। मतलब उनको वो अक्रियाशील गैस है, मतलब वो क्रिया नहीं करने देती है। जैसे कि लोहे के बर्तन पर अपन ऑयल लगा देते हैं तो वो उससे वो वायु से क्रिया नहीं कर पाता है। ऐसे ही नाइट्रोजन है वो अक्रियाशील गैस है। ठीक है, समझ गए? आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये अब आपके इस पूरे चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये है कि इन दोनों को समझाना है, संचारण और विकृत गंध्यता। तो देखिए, संचारण, जब कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वायुमंडल की उपस्थिति में नमी या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ जैसे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट
आदि से परिवर्तित हो जाती है और धातुओं का अवांछित यौगिक परिवर्तन और संरक्षण होता है। जैसे इसके उदाहरण किसी भी वस्तु का, लोहे की वस्तु का जंग लग जाना, कॉपर की वस्तु में हरे रंग की कोई नमी आ जाना, इस तरीके की चीज़ें संचरण होती हैं। और विकृत गंधिता, जब किसी तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ के स्वाद एवं गंध से उपचयित होकर परिवर्तन आ जाता है तो यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। उपचयित होकर मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलकर। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके इस अभ्यास के पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके क्वेश्चन नंबर पूरे 20 तक। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और इस पूरे चैप्टर को मात्र 1 घंटे के पूरे इस वीडियो में फुल कंप्लीट आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको अब जल्दी से इस पूरे चैप्टर को रेडी करके मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है कि कैसा लगा। ठीक है ना बच्चों। आप अपना रासायनिक अभिक्रिया के पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व ज़रूर करिएगा। ठीक है ना। गुड बाय, टेक केयर।